हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिशा विद्यांजलि में। मैं एक नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें जीवनी और आत्मकथाओं का संग्रह होगा और उसके लिए मैंने सर्वप्रथम चुना है हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी को। तो आइए देखते हैं उनकी आत्मकथा में अंदर क्या क्या हमें सीखने को मिलता है। ये पब्लिकेशन है अहमदाबाद से नवजीवन प्रकाशन मंदिर। ये इसका ISBN नंबर है और कुछ अदर डिटेल्स। प्रस्तावना से स्टार्ट होती है ये आत्मकथा, लगभग 432 पेज की है, लेकिन इसको पढ़ते हुए आपको कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होगी। मैंने इसे 2-3 बार पढ़ा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे खुद गांधी जी हमें सारी बातें बता रहे हैं, उनके ज़माने में क्या क्या हुआ था, क्या क्या गांधी जी के कुछ ऐसे एक्शंस रहे जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे पड़ता है, चाहे वो भारतीय हैं चाहे वो विदेशी हैं, सभी के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है गांधी जी के बहुत सारे एक्शंस का। इसके जो कंटेंट्स हैं वो 5 भागों में विभक्त हैं। पहले में उनके जन्म और उनके बचपन कैसा रहा, क्या क्या उन्होंने सीखा, स्कूलिंग कैसे हुई। दूसरे में उनकी शादी वगैरह है। तीसरे में वो विदेश चले जाते हैं और चौथे में कुछ अन्य जानकारी और पाँचवें में फिर ये वापस जब इंडिया आने के बाद कुछ और नए अनुभव करते हैं तो उनको इकट्ठा करके साझा किया गया है। हम सभी भारतीय जानते हैं कि जब तक भारत का अस्तित्व है तब तक गांधी जी का अस्तित्व है, लेकिन इसका क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है कि गांधी जी को इतना ऊंचा दर्जा हमने दिया हुआ है, राष्ट्रपिता उन्हें हम कहते हैं, और क्यों उनका जीवन एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ये हम जानेंगे इस किताब के माध्यम से। गांधी जी की आत्मकथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि कैसे हमें जीवन के हर पड़ाव में सत्य के साथ जीना है और जो भी चुनौतियाँ हमारे समक्ष आती हैं उनका धैर्य के साथ सामना करना है। जीवन में एक के बाद एक चुनौतियां हमारे समक्ष आती ही रहती हैं। यदि हम घबरा जाएंगे और सही और गलत का चुनाव नहीं कर सकेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए गांधी जी ने हमेशा सही का साथ दिया और गलत का विरोध किया, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उनको चुनौतियां स्वीकार करना बहुत ज़्यादा पसंद था, जबकि स्वभाव से वो बहुत शर्मीले और मतलब एक कहते हैं हेजिटेटेड टाइप के पर्सन थे, लेकिन हमेशा उन्होंने नए नए चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और उसमें कामयाबी ही हासिल की है। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था और आत्मकथा उन्होंने यरवदा जेल में शुरू की है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधी कुटुंब पहले तो पंसारी का धंधा करने वाला था, बाद में वो दीवानगिरी के लिए जाने गए 3 पीढ़ियों से। तो पहले उनके दादाजी हैं उत्तमचंद गांधी, जिनको ओता गांधी भी कहते हैं। उनके 2 विवाह हुए थे। गांधी जी के पिताजी थे करमचंद गांधी, जिनको कबा गांधी कहते थे। उनके 4 विवाह हुए थे, एक के बाद एक। सबसे आखिरी विवाह उनका पुतलीबाई जी से हुआ था लगभग 40 वर्ष की उम्र में, और पुतलीबाई जी के 4 बच्चे थे, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी थी। इन चारों बच्चों में सबसे छोटे थे गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि उनके पिताजी ने कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका व्यवहारिक ज्ञान बहुत उत्तम श्रेणी का था। वो बारीक से बारीक सवालों को सुलझाने में, 1000 आदमियों से काम लेने में कोई भी कठिनाई महसूस नहीं करते थे। लेकिन गांधी जी का स्वभाव बिल्कुल अपने पिताजी के विपरीत था। वो बहुत ज़्यादा झिझकते थे और बहुत ज़्यादा शर्मीले थे। इनकी स्कूली शिक्षा राजकोट में हुई, क्योंकि इनके पिताजी पोरबंदर से राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए हुए थे। गांधी जी बताते हैं कि कैसे स्कूल में भी जब उनके शिक्षक उनको नकल करने के लिए इशारा करते हैं तब भी गांधी जी कोई नकल नहीं करते, और वो कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा सीधे और इतने ज़्यादा सज्जन थे कि इशारे को समझने के बाद भी उन्होंने नकल करना ज़रूरी नहीं समझा। गांधी जी कहते हैं कि शायद उन पर उनकी माँ का प्रभाव ज़्यादा था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी सत्यवादी महिला थी और व्रत धारण करने में बहुत ही आगे थी। हमेशा वो कोई ना कोई व्रत धारण करके अपने निर्णय पर टिकी रहती थी। स्कूल की शिक्षा के दिनों में ही गांधी जी का विवाह हो जाता है। वे बताते हैं कि 13 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ था कस्तूरबा जी से, लेकिन उससे पहले उनकी 2 सगाइयाँ हो चुकी थी। उस समय सगाई टूट जाना बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो दोनों कन्याएं एक के बाद एक किसी कारणवश मर चुकी थी, तो इसलिए ये उनकी तीसरी सगाई थी और तीसरी सगाई के बाद ये उनका विवाह हुआ था। और ये विवाह 3 लोगों का एक साथ हुआ था। गांधी जी के सगे बड़े भाई थे और एक उनके काका के बेटे थे, तो 3 भाइयों का एक साथ विवाह हुआ था 3 कन्याओं से। और गांधी जी याद करके पछताते हैं कि कैसे उस समय
जो सिखावन दी गई थी, यानी उनको सिखाया गया था कि एक बहुत ही कट्टर पति बनना है, ऐसा पति बनना है जो पत्नी पर हुक्म चलाता है, सेवा करवाता है, और वो उन बातों में बचपन में आ चुके थे। वो कस्तूरबा जी को बहुत परेशान करते थे, उनके अध्यापक बनने की कोशिश करते थे और उनसे जितनी सेवा ली जा सके लेते थे। लेकिन वो बाद में इन हरकतों पे शर्मिंदगी महसूस करने लगे और उन्होंने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाए। कस्तूरबा जी के विषय में वो बताते हैं कि कस्तूरबा जी निरक्षर थी, लेकिन जिस तरह इनकी माता बहुत ही दृढ़ निश्चयी महिला थी, वैसे ही कस्तूरबा जी का स्वभाव उनको मिला। तो इसलिए उनके जीवन पर इन दोनों ही महिलाओं का गहन प्रभाव था। दृढ़ निश्चयी होना गांधी जी ने इन दोनों महिलाओं से सीखा। गांधी जी आगे लिखते हैं कि जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तो वो सिर्फ 16 साल के थे और यहीं से इनके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। 1887 में गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद अपने बड़े भाई की इच्छा से वो चले जाते हैं बम्बई में भावनगर में कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। गांधी जी अपने बड़े भाई की सभी आज्ञाओं का पालन करते थे, जैसा बड़े भाई कहते थे उनको करना होता था, क्योंकि पिताजी के बाद उनके जीवन में सबसे मुख्य इंसान अब वही रह गए हैं। कॉलेज का 1 साल जैसे तैसे बिताने के बाद गांधी जी और उनके भाई दोनों का मिलना होता है वापस पोरबंदर में। वहाँ उनके कुटुंब के कोई पुराने मित्र और सलाहकार एक विद्वान थे, मावजी दवे, जिनको प्यार से ये सब जोशी जी कहते थे। उन्होंने उनको सलाह दी कि उनके एक रिश्तेदार विलायत जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और उससे घर खर्च में भी बहुत आसानी होगी। अगर आप इसको बैरिस्टर बना लेंगे तो मुझे लगता है आपके घर के हालात बहुत अधिक अच्छे हो जाएंगे। उनको वो सलाह देते हैं और बड़े वाले भाई इस बात पर चिंतन करने लगते हैं कि अगर ये किया जाए तो कैसे किया जाए। वे गांधी जी से कहते हैं कि उनका पूरा विचार बन चुका है कि गांधी जी विलायत जाएं पढ़ाई। बड़े भाई अपनी जान पहचान का लाभ उठाते हैं और किसी तरह गांधी जी के बाहर विलायत जाने का बंदोबस्त करते हैं। उसमें इन्हें सिफारिश पत्र भी मिलते हैं कई लोगों के, और कुटुंब के एक व्यक्ति से कुछ उधार में पैसे भी मिल जाते हैं। तो गांधी जी की तैयारी हो जाती है विलायत जाने की। सितंबर 1888 में गांधी जी रवाना हो जाते हैं बम्बई से। गांधी जी इंग्लैंड पहुंचने के बाद सोचते हैं कि वो अपनी माताजी को 2 वचन देकर आए थे, जिसमें है कि एक तो वो पराई स्त्री को कभी स्पर्श नहीं करेंगे और दूसरा है कि वो हमेशा शुद्ध शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन गांधी जी इसमें कहते हैं कि उनके लिए पूरे जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष जैसे यही था, क्योंकि विदेश में शुद्ध शाकाहारी भोजन का मिलना बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से जो वहाँ कुछ भारतीय भी रहते थे वो सब भी मांसाहार के आदी हो चुके थे और वो गांधी जी को भी प्रोत्साहित करते थे कि तुम्हें मांसाहार का सेवन करना चाहिए। लेकिन गांधी जी हमेशा अपने वचन पर अडिग रहे कि वो कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, और उल्टा गांधी जी दूसरों को भी उदाहरण के तौर पर पेश करते थे कि कैसे हमारे लिए शाकाहारी भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमें बहुत हल्का महसूस कराता है और हमारे अंदर उचित ऊर्जा बनी रहती है। बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी जब वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं कि बड़े भाई ने उनसे बहुत सारी आशाएं बांध रखी हैं कि अब ये बैरिस्टर बन के आया है और हमारे घर खर्च में काफ़ी मदद हो जाएगी। गांधी जी हमेशा बहुत सलाह करके कोई कार्य करते थे, तो जब उन्होंने अपने कुटुंब के कुछ भाई बंधुओं से सलाह की, कुछ उनके मित्र थे, तो सबने उनको यही बोला कि आप बम्बई जाकर हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव प्राप्त कीजिए। उन्होंने कहा कि आप 2-3 वर्ष के भीतर ही बहुत अच्छे वकील साबित होंगे। गांधी जी ने उनकी सलाह मान ली और वो बम्बई के लिए रवाना हुए। गांधी जी बम्बई जाकर अपने रहने की व्यवस्था करते हैं, खाना पीना बनाने के लिए एक नौकर रखते हैं। तनख्वाह उसकी यही थी कि 2 वक्त का खाना जो भी वो बनाएगा उसमें से आधा उसे मिलेगा और आधा गांधी जी को। बम्बई में उन दिनों बेताज बादशाह फिरोज शाह मेहता को वकालत का धुरंधर माना जाता था। उनके जब भी कोई भाषण होते थे पूरा हॉल भर जाता था। गांधी जी लिखते हैं कि फिरोज शाह मेहता जी के सामने बोल पाने की हिम्मत हर किसी में नहीं थी, यहाँ तक कि खुद गांधी जी में नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा झिझक महसूस करते हैं उनके सामने। जैसे तैसे वहाँ कोई एक छोटा सा केस गांधी जी को मिलता है, लेकिन गांधी जी बोल पाने की हिम्मत नहीं कर पाते और वो निराश होकर वापस अपने राजकोट लौट आते हैं कि ये काम शायद मेरे बस का नहीं है। लेकिन वापस लौटने के बाद एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ गांधी जी को एक शिकायतनामा लिखने का मौका मिलता है, तो गांधी जी अपने भाई को आश्वस्त करते हैं और कुछ नहीं तो इसी से उनका गुजर बसर हो जाएगा, तो आप निश्चिंत रहें। बड़े भाई पिताजी की तरह बहुत ज़्यादा जान पहचान वाले थे, तो एक बार वो दादा अब्दुल्ला के साझी मरहूम सेठ अब्दुल करीम झवेरी से गांधी जी की मुलाकात करवाते हैं।
बड़े भाई कहते हैं कि ये मेरा भाई है और ये बैरिस्टर की पढ़ाई करके आया है, शायद ये आपकी कुछ मदद कर दे। मरहूम सेठ गांधी जी को अब्दुल्ला भाई और तैयब जी के बीच होने वाले विवाद की कुछ जानकारी देते हैं और कहते हैं कि उन्हें आशा है कि आप उनकी मदद अवश्य करेंगे। गांधी जी उनकी बात मान लेते हैं और अफ्रीका जाने की तैयारी में लग जाते हैं। गांधी जी इस बात से राज़ी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो ठीक है, एक बार मैं चलता हूँ, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। जब गांधी जी जिस स्टीमर से जा रहे होते हैं वह पूरी तरह भर जाता है, उसमें एक भी सीट खाली नहीं होती। गांधी जी फिर से एक एप्लीकेशन लिखते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई भी सीट उसमें मुहैया कराई जाए। अफसर उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेता है और उनको बिल्कुल अपने बगल में एक सीट दे देते हैं। जब गांधी जी जा रहे थे तो पहला बंदरगाह पड़ता था लामू। लामू पहुंचने के बाद थोड़ी देर वो उस जगह को अच्छी तरह देखते हैं, समझते हैं कि वहाँ कैसी संस्कृति है। उसके बाद दूसरे बंदरगाह के लिए चल पड़ते हैं। दूसरा बंदरगाह रहता है जंजीबार। जंजीबार से फिर मोजाम्बिक और वहाँ से नेटाल जाना था। नेटाल में खुद अब्दुल्ला सेठ गांधी जी को लेने के लिए आए थे। वहाँ पहुँचने के बाद गांधी जी देखते हैं कि किस तरह भारतवासियों की वहाँ पर दुर्दशा है, उन्हें कूली कहकर पुकारा जाता है। उनकी वहाँ पर बिल्कुल दयनीय स्थिति हो चुकी थी, कोई सम्मान नहीं था। कुछ नौकर रखे जाते थे एग्रीमेंट के द्वारा, उनको गिरमिट कहा जाता था। नेटौल में लगभग 1 वर्ष रहने के बाद गांधी जी को यह अनुभव होता है कि इस केस में दोनों ही पक्ष का बहुत ज़्यादा नुकसान है। यदि वो आपस में बात करके सुलह कर ले तो उससे दोनों ही पक्ष के लिए इस केस से निकल पाना काफ़ी आसान हो जाएगा। गांधी जी कहते हैं अब्दुल्ला जी से कि मैं उनसे मिलकर उनको समझाऊंगा, मुझसे बन पड़ा तो मैं इस मुकदमे को आपस में निपटाने की कोशिश करूंगा, आखिर तैयब सेठ आपके रिश्तेदार ही तो हैं। अब्दुल्ला जी चौंक जाते हैं और थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो बोलते हैं, हाँ, यदि समझौता हो जाए तो उसके जैसी भली बात तो कोई नहीं। तब गांधी जी ने उनसे कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं उन्हें मना कर ही लौटूंगा, आप मेरी टिकट करा दीजिए। ट्रेन लगभग 9 बजे नेटौल की राजधानी मैरिसबर्ग में पहुंची, जहां उनका पहले दर्जे का टिकट कराया गया था। गांधी जी की सीट के पास में एक अंग्रेज यात्री बैठा हुआ उन्हें देखता है और सकपका जाता है। वो भाग कर जाता है, 2 अफसरों को अपने साथ लेके आता है और बोलता है कि इनसे कहो ये तीसरे डब्बे में चले जाएं। तब अफसर ने उनसे कहा कि यहाँ से उठो और तीसरे डब्बे में जाओ। तो गांधी जी कहते हैं, मैंने कहा मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है। उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं तुमसे चाहता हूँ कि आखिरी डब्बे में चले जाओ। गांधी जी कहते हैं, मुझे इस डब्बे में डरबन से बिठाया गया है और इसी में जाने का मैं इरादा रखता हूँ। अफसर ने कहा, ये नहीं हो सकता, तुम्हें उतरना पड़ेगा, ना उतरे तो सिपाही उतारेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सिपाही उतारे तो उतारे, मैं नहीं उतरूँगा। तभी एक सिपाही आता है और गांधी जी को धक्का मारकर ट्रेन से नीचे फेंक देता है और उनका सामान भी सारा फेंक देता है। गांधी जी समझ चुके थे कि यह बहुत ज़्यादा अपमान का विषय है और यहाँ पर रंग भेद हद से ज़्यादा है। इसीलिए उन्होंने फिर यहाँ से चुपचाप आगे बढ़ जाने का फ़ैसला किया कि अब जो भी कोई ट्रेन आएगी मैं उसमें चाहे किसी भी दर्जे की सीट मिले चला जाऊँगा, इस विषय पर बाद में आराम से सोचा जाएगा। फिर उन्होंने अब्दुल्ला सेठ को तार लिखे। अब्दुल्ला सेठ ने भी तुरंत अपने कुछ लोगों को भेजा और उनसे कहा कि उनके टिकट कराकर आगे के लिए रवाना किया जाए। तब मैरिसबर्ग से चार्ल्स टाउन की तरफ गांधी जी की एक और टिकट कराई गई। चार्ल्स टाउन तक तो गांधी जी सकुशल पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेन के अधिकारी को पहले ही पत्र लिख देते हैं कि उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार ना किया जाए। लेकिन चार्ल्स टाउन पहुँचने के बाद आगे के लिए कोई ट्रेन नहीं थी, घोड़ों की सिरकम होती थी, सिरकम के द्वारा उनको जाना था। यहाँ वो एक बार फिर से बहुत ज़्यादा अपमानित किए जाते हैं एक अंग्रेज़ के द्वारा। जब वो सिरकम में पीछे बैठ रहे थे तो उनसे कहा गया कि जाकर आगे बैठो, हमारे बीच में तुम नहीं बैठ सकते। गांधी जी वहाँ से चुपचाप आगे आकर बैठ जाते हैं। फिर जब वो आगे बैठ जाते हैं तो एक अंग्रेज़ पीछे से वापस आगे आता है और कहता है कि उसे खुली हवा में बैठना है, स्मोकिंग करनी है, यानी धूम्रपान करना है। तो गांधी जी वहाँ से हट जाए और जहाँ नीचे जूते रखे जाते हैं, पैर रखकर इंसान बैठता है, वहाँ पर वो बैठ जाए, कोई बोरा बिछाकर। ये बात गांधी जी को अब असहनीय हो गई थी और उन्होंने कहा घोड़ा गाड़ी की रॉड को पकड़ने के बाद कि यहाँ से मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अंग्रेज़ ने कहा कि हटते हो या मैं तुम्हें पीटना शुरू करूँ। गांधी जी ने कहा कुछ भी कर लीजिए, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तो उसने तमाचों की बारिश शुरू कर दी, लेकिन गांधी जी ने सोच लिया था कि चाहे उनकी बाह उखड़कर हाथ में आ जाए, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। वह व्यक्ति गांधी जी को लगातार पीटता रहता है। तब पीछे के बैठे हुए कुछ यात्री कहते हैं, अरे भाई छोड़ दो, क्यों इस इंसान के पीछे पड़े हुए हो, रहने दो उसे, वहीं बैठे रहने दो।
तब वह आदमी झल्ला जाता है, लेकिन हाँ उस पर इस बात का इतना असर हो जाता है कि गांधी जी को पीटना बंद कर देता है। घोड़ों की सिरकम के द्वारा ही वे स्टैंटरडन पहुंचते हैं और वहां से जोहान्सबर्ग पहुंच जाते हैं। लेकिन जोहान्सबर्ग के बाद उन्हें जाना था प्रिटोरिया। यहाँ फिर से उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी और उन्होंने कहा कि उन्हें सकुशल प्रिटोरिया पहुंच जाने का आश्वासन दिया जाए। तब स्टेशन मास्टर उनसे कहता है कि उन्हें पूरी आशा है कि उनके साथ कोई भी अपमानजनित घटना नहीं होगी, लेकिन फिर भी उन्हें चेतावनी दी गई कि वो अपना ध्यान रखें। और फिर से वही घटना दोहराई जाती है। टिकट जांच करने जब एक व्यक्ति आता है तो वो उनसे उंगली से इशारा करके कहता है कि तीसरे दर्जे में जाओ, लेकिन वहाँ एक अंग्रेज़ यात्री कहता है कि अरे भाई उनके पास पहली क्लास का टिकट है, तो मुझे नहीं लगता आपको इन्हें बाहर भगाना चाहिए, इन्हें यहाँ पर बैठे रहने दीजिए। तब टिकट जांच करने वाला पूछता है कि क्या आपको कोई आपत्ति नहीं है यहाँ पे बैठे हैं? उस अंग्रेज़ ने कहा नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इनको यहाँ बैठने दिया जाए। प्रिटोरिया पहुंचने के बाद वो एक दिन होटल में रुकते हैं, लेकिन दूसरे ही दिन अपने वकील से, जिनका पता दिया गया था डब्ल्यू बेकर, उनसे मिलने पहुंच जाते हैं केस से संबंधित बात करने के लिए, और वो उनके ठहरने की व्यवस्था भी करवा देते हैं। यहाँ गांधी जी बहुत कुछ सीखते हैं। वो ईसाइयों के संपर्क में आते हैं, कुछ ईसाई किताबों को पढ़ते हैं, वहाँ पर कुछ हिंदुस्तानियों से भी उनका परिचय होता है, वो सबसे घुल मिल जाते हैं, काफ़ी सारी बातें वहाँ सीखते हैं और केस से संबंधित जानकारी भी लेते हैं, और इस विषय पर बहुत ज़्यादा वो उन लोगों से सलाह करते हैं। दादा अब्दुल्ला का जो केस था वो छोटा नहीं था, लगभग 40,000 पाउंड का यानी 6 लाख रुपए का दावा था। गांधी जी ने इस केस पे इतनी ज़्यादा मेहनत की कि उन्होंने वहाँ कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उनसे सलाह की, उसके बाद 5 पंचों को तैयार किया जो उन लोगों से बात करके इस केस को निपटा सकते थे, और फिर तैयब जी से अकेले में बात की। तो तैयब सेठ पंचों की बात को मान जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि उनकी तारीख को थोड़ा बढ़ाया जाए, उन्हें कुछ और लंबी मोहलत दी जाए हर्जाना भरने के लिए। लेकिन वो हर्जाना खर्च से काफ़ी कम था, अगर केस को इस तरह रफा दफा नहीं किया जाता तो वो उससे कहीं गुना बैठता। लेकिन गांधी जी किसी तरह उन दोनों में समझौता करवा देते हैं, और ये गांधी जी की पहली जीत थी, एक वकील के तौर पर ही नहीं, एक इंसान के तौर पर। 1893 में गांधी जी यहाँ रहने का अपना पूरा बंदोबस्त कर चुके होते हैं। 1893 में ही जब वो अब्दुल्ला जी के साथ मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब उन्हें यहीं पे रहना है, तो उनके रहने का उचित बंदोबस्त करा दिया जाता है। लेकिन 1894 में इन सबको एक ख्याल आता है कि क्यों ना एक प्रतिनिधित्व मंडल तैयार किया जाए, जो दूसरे लोगों की बात को आपस में समझकर और एक सामाजिक कार्य के लिए किसी कमेटी की तरह ये संस्था हमारी तैयार हो जाएगी। कई लोग उनकी बात से काफ़ी सहमत हो जाते हैं, और मई के महीने में 22 तारीख को 1894 में नेटॉल इंडियन कांग्रेस का जन्म होता है। हर महीने कम से कम 5 सीलिंग देने वाला ही उसका सदस्य बन सकता था, ताकि इस संस्था का खर्च उठाया जा सके। यह संस्था पूरी तरह सामाजिक कार्य के लिए थी। रंग भेद के खिलाफ गांधी जी ने इस संस्था के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया। जो गिरमिट यानी जो ऐसे नौकर थे जो एग्रीमेंट के द्वारा अंग्रेज़ रख लेते थे अपने पास, तो वो दक्षिण भारत के जिस भी व्यक्ति को अपने पास रखते थे उन्हें स्वामी कहते थे। और एक दिन एक स्वामी खून से लथपथ होकर गांधी जी के पास आता है, और वह अपने मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए कहता है कि उनके मालिक ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, उसे खूब पीटा है। गांधी जी कई तरह के शिकायतनामे तैयार करके उसको न्याय दिलवाते हैं, और उस अंग्रेज़ के अंडर जो भी एग्रीमेंट किया था उसको रद्द करवा देते हैं, और वह पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है एक नए मालिक के पास जाने के लिए। इस कार्य की वजह से गांधी जी का दक्षिण भारत में बहुत नाम हो जाता है कि वहाँ पर एक भारतीय है जो हमें न्याय दिलवाता है। 1896 में गांधी जी वापस भारत आने का सोचते हैं, और जिस स्टीमर से वो आने वाले थे वह कलकत्ता से होते हुए आता है। इस वजह से गांधी जी कलकत्ता का भी निरीक्षण करते हैं, और वहाँ पर किस तरह बलि देकर माता की पूजा होती है इसका वर्णन करते हैं। कलकत्ता से प्रयाग और प्रयाग से बम्बई पहुंचने के बाद बिना रुके गांधी जी सीधा राजकोट पहुंचते हैं, और वहां पर हरी पुस्तिका के अंदर वो वर्णन करते हैं कि अफ्रीका में भारतवासियों की क्या दशा है, वहां नस्ल भेद कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसी तरह से लोगों को जागरूक करते हुए गांधी जी लोगों के बीच बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगते हैं। समाज के प्रति उनकी जागरूकता अब सभी को दिखने लगी है कि वो जन कल्याण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो किसी के अधिकारों की मांग कहीं भी किसी भी अफसर के सामने कर लेते थे, और देर सबेर अफसर लोग उनकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते थे, क्योंकि गांधी जी का तरीका इतना अच्छा था कि वो बहुत ही विनय के साथ
और आग्रह के साथ, और जैसे कहते हैं कि कोई प्रार्थना पत्र जैसे लिख दिया हो, इस तरह से अपनी बात को हमेशा रख देते थे बिना भय के। यहाँ अपने कुछ निजी कार्यों को निपटाकर गांधी जी बम्बई जाते हैं, फिरोज शाह मेहता जी से मिलते हैं, फिर पूना जाते हैं और वहाँ पर लोकमान्य तिलक जी से और गोखले जी से मिलते हैं। वह कहते हैं कि फिरोज शाह मेहता मुझे हिमालय जैसे लगे, लोकमान्य तिलक मुझे समुद्र जैसे लगे और गोखले जी गंगा जैसे लगे। हिमालय पर चढ़ा नहीं जा सकता, समुद्र में डूबने का डर है, लेकिन गंगा में नहाया जा सकता है, इसलिए वह गोखले जी को अपना गुरु बनाते हैं। 1897 में गांधी जी वापस अफ्रीका जाने का निश्चय करते हैं, लेकिन इस बार वह अपने परिवार को साथ लेकर जाते हैं। अब वह समय आ गया है जब गांधी जी सत्य पर टिके रहने के बाद दूसरी कसौटी पर आ जाते हैं, और वो है ब्रह्मचर्य का पालन। और तीसरी कसौटी होती है हाइड्रोपैथी यानी जल चिकित्सा का उपचार, जो वो एक के बाद एक अपने परिवार के सदस्यों पर प्रयोग करते हैं। 1896 से 1901 के बीच गांधी जी समाज सेवा का पूरा अनुभव दक्षिण अफ्रीका में ही ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें लगता है कि अब वापस देश में लौटकर देश की सेवा की जाए। 1902 के बाद गांधी जी ने धर्म पर बहुत ज़्यादा चिंतन किया। उनका रुझान पूरी तरह से आध्यात्मिक हो चुका था और वे सभी धर्मों के विषय में पढ़ते थे, जिसमें सबसे प्रमुख था टॉलस्टॉय का ग्रंथ। वह टॉलस्टॉय की लिखी हुई किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, लगभग उन्होंने सभी धर्मों पर पढ़ी हुई थी। गांधी जी लिखते हैं कि उन्हें देश में से जगह जगह से न्योते आते थे कि आप यहाँ पर आकर बस जाइए, हम आपको रहने का खर्च देंगे, लेकिन आखिरकार वो एक गुजराती थे तो वो अहमदाबाद जाकर बसने का निर्णय लेते हैं और 1915 में वे पूरी तरह से आकर अपने आश्रम में रहने लगते हैं। अफ्रीका में 21 वर्ष बिताने के बाद गांधी जी को गोखले जी वापस भारत बुलाते हैं और राजनीतिक स्थिति को समझाते हैं। 9 जनवरी 1915 में जब गांधी जी आए थे तो आज हमारे देश में इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने आगे वर्णन किया है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट एक्ट और असहयोग आंदोलन का। 1921 में फिर गांधी जी लिखते हैं कि अब मेरा जीवन इतना अत्यधिक सार्वजनिक हो गया है कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इससे आगे के सभी प्रकरण आपको कहीं भी उपलब्ध हो जाएंगे। कमेंट में बताइए कि आपको गांधी जी से संबंधित प्रकरण कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।